हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक हैं? चलिए आज हम इस लेक्चर में केबीएस पीजीटी के लिए और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए सिलेबस की शुरुआत करेंगे। आज के लेक्चर का नाम हमने 0th लेक्चर दिया है क्योंकि आज हम एक ऐसे फंडामेंटल टॉपिक को कवर करेंगे, एक ऐसे बेसिक टॉपिक को कवर करेंगे जो पूरी फिजिक्स में आपकी हेल्प करेगा। चाहे हम मैग्नेटोस्टैटिक्स पढ़ें, चाहे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ें, चाहे हम काइनेमेटिक्स पढ़ें, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, चाहे हम फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ें, तरल यांत्रिकी, और चाहे हम ग्रेविटेशन पढ़ें, इलास्टिसिटी पढ़ें, यह पूरी फिजिक्स में इस टॉपिक से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और दूसरी जो वजह है वो ये है कि हर एक एग्ज़ाम पेपर में, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, इसके एक या एक से ज़्यादा क्वेश्चन इस टॉपिक से आते ही हैं, चाहे वो इनडायरेक्ट आएँ या डायरेक्ट आएँ। टॉपिक बता देते हैं कौन सा है। जो फ्रेशर स्टूडेंट हैं वो ध्यान रखें, ये टॉपिक जो है आज जो हम इसमें वेरिएबल काम में लेंगे, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, बहुत सारे वेरिएबल काम में लेंगे, कैपेसिटेंस, चार्ज और भी कई सारे होंगे, तो उन सबको डिटेल में बताया जाएगा नेक्स्ट लेक्चर्स में। लेकिन आज आप बेसिक को समझने की कोशिश करें कि एग्जाम पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं। टॉपिक का नाम है स्लोप ऑफ एनी ग्राफ। केवल यही नहीं है, और भी है। दूसरा है, इसी का ही नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि हम किसी भी गिवन ग्राफ से इक्वेशन कैसे तैयार करेंगे। और ये जो टॉपिक है इससे आरपीएससी 2022 में क्वेश्चन आया है, हम आपको बता ही देते हैं। आप बताइएगा क्या आंसर है इसका। आपको एक वेलोसिटी, वेग और डिस्प्लेसमेंट मतलब एक्स, विस्थापन का ग्राफ दिया था कुछ इस मैनर में, ठीक है। आपसे पूछा था एक्सेलरेशन के बारे में इंफॉर्मेशन बताइए, और पहला ऑप्शन दिया था कि एक्सेलरेशन इंक्रीज करेगा लीनियरली विद एक्स, मतलब रेखिक रूप से इंक्रीज करेगा एक्स के साथ। दूसरा जो ऑप्शन था वो था नहीं सर, डिक्रीज करेगा विद एक्स। और तीसरा ऑप्शन आई थिंक कांस्टेंट का था। चौथा था कि जो एक्सेलरेशन है वो पैराबोलिकली इंक्रीज होगा, मतलब परवलयाकार में इंक्रीज होगा। इस तरीके से क्वेश्चन आया था, और ये जो क्वेश्चन है वो इसी मेथड से ही सॉल्व होगा। आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ें x जो है वो v के साथ क्या रिलेशन रखता है। बहुत इजी मेथड है, आपको 2-3 मेथड बताएंगे इसको करने के, आंसर आ जाएगा। ये जो टॉपिक हमने लिखा है स्लोप ऑफ एनी ग्राफ, देखो एनवीएस का क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन दिया था उन्होंने, ये था 30 डिग्री, और यहाँ दिया था उन्होंने फोर्स, और यहाँ दिया था उन्होंने विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। ये पूछा था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू क्या है। एक ग्राफ है जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में है, एफ और एक्स के बीच में है, और उन्होंने क्या पूछा है आपसे, उन्होंने पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट। ये सारे क्वेश्चन के जवाब आपको मिल जाएंगे। अभी तो हम बता रहे हैं कि जो हम पढ़ाने वाले हैं उससे क्वेश्चन आएंगे कैसे, और बिल्कुल टॉपिक को समझाया जाएगा, बिल्कुल बेसिक से बात करेंगे। चाहे आज आपको वेलोसिटी का मतलब भी ना पता हो, लेकिन जब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी स्टार्ट करेंगे तब सब समझ में आएगा। लेकिन आज ही हमको ये सीखना है कि स्लोप को अप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बड़े ही फेमस होते हैं। यहां दिया है प्रतिबल, क्या दिया है, प्रतिबल मतलब स्ट्रेस, और यहां दिया है स्ट्रेन मतलब विकृति। और आपसे पूछ लिया बताइए ए, बी और सी, इसमें से किसका प्रत्यास्थता जो गुणांक है वो ज़्यादा है, ए का, बी का या सी का। हो सकता है डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो सकता है ये इक्वल हो। ऐसा कुछ आपसे पूछा गया था, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखो, एक आपको दिया है यहां पे चार्ज मतलब Q, और यहां दिया है आपको विभव मतलब पोटेंशियल, और दो ग्राफ दे रखे हैं आपको, ये रहा, ये है P, ये है, चलो Q तो रहने देते हैं क्योंकि आपको
क्यू का मतलब यहाँ पे आवेश दे रखा है, तो ए और बी मान लेते हैं। ये जो एंगल है वो है 30 डिग्री का, ये जो एंगल है वो है 60 डिग्री का। अब आपको बताना था कि कौन सा रिलेशन करेक्ट होगा, कैपेसिटेंस ऑफ ए इक्वल टू ट्रिपल ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ बी, या ऑप्शन बी क्या है, ऑप्शन बी है कैपेसिटेंस ऑफ ए इक्वल टू डबल ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ बी। तीसरा है कि जो ए की धारिता है वो 1/3 होगी सी बी के, और चौथा ऑप्शन है भाई इनमें से तो कोई नहीं है, हम क्या दे रहे हैं यहाँ ए लिखना पड़ेगा, वहाँ बी हो गया तो ये सी हो जाएगा और ये डी हो जाएगा। बताइए इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है, क्या आंसर है आपके। और भी कई सारे क्वेश्चन आए, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, एक क्वेश्चन नहीं है। आपको इस तरीके का ग्राफ दिया है वेलोसिटी और टाइम का, और आपसे पूछा है व्हाट इज द ग्राफ ऑफ एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। चलो हम एक्स और टी का पूछ लेते हैं आपसे, ठीक है, बताइएगा क्या ग्राफ बनेगा। ये सारे क्वेश्चन इसी मेथड से होते हैं। अब कैसे होंगे वो हमारी खोज आगे रहेगी, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा सा ये जानकारी करो कि हाँ क्या चल रहा है। हो सकता है इनमें से आंसर ना हो, अभी हम चेक करके बताएंगे आपको। बताइए कौन सा ऑप्शन है। तो इस तरीके से के क्वेश्चन जो है एग्जाम पेपर में आ रहे हैं। अभी हम एक एक करके सब पे बात करेंगे। हाँ, एक क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो रह ही गया। ग्राफ हमेशा दो तरीके के होते हैं, ध्यान रखना, अभी हम लिखवा देंगे। एक होगा लीनियरली ग्राफ, रैखिक रूप से बढ़ता है, ये रहा स्ट्रेट लाइन वाला। एक होता है कर्व्ड ग्राफ, ये आपसे पूछ लिया, ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, ये डिस्प्लेसमेंट है और ये टाइम है। तो बताइए एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। यहाँ भी आपसे पूछ लिया, बताइए एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। कुछ भी आपसे पूछ सकता है। तो इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन बड़ा सिंपल सा है, आपको स्लोप निकालना आना चाहिए। आपको स्लोप निकालने के 3 तरीके होते हैं और तीनों तरीकों की बात करते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम हटा देते हैं। अब समझते हैं कि स्लोप क्या होता है। स्लोप हमेशा ग्राफ में देखने को मिलेगा और ग्राफ 2 तरीके के हमारे काम में आएंगे। पहला आएगा स्ट्रेट लाइन का ग्राफ और दूसरा आएगा कर्व्ड ग्राफ, वक्राकार कर्व्ड ग्राफ। इस तरीके से हो सकता है, इस तरीके से भी हो सकता है, या इस तरीके से भी हो सकता है, किसी भी मैनर में हो सकता है। ये हमारा सेकंड पॉइंट रहेगा, पहला हम इस पर चर्चा करेंगे। स्लोप का फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है कि किसी भी एक वेरिएबल के साथ दूसरे वेरिएबल में चेंज देखना। x के साथ y में चेंज देखना हो सकता है, जब हम आपको टॉपिक पढ़ा दें तो इस x की जगह t लिख दें, इसकी जगह हम v लिख दें, तो क्या कहेंगे, वेलोसिटी में, वेग में t के साथ जो बदलाव होंगे उसको कौन बताएगा, स्लोप। ये क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस किसकी, स्लोप की। स्लोप हमको क्या बताता है, इसके फॉर्मेट में लिखेंगे तो x के साथ y में क्या चेंज आते हैं, y में x के संग क्या चेंजेस आते हैं, ये कौन बताएगा, स्लोप। स्लोप में 3 चीजें होती हैं। पहला, जब भी आपको स्लोप निकालना हो तो ये देखो कि हॉरिजॉन्टल से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल बनाया गया है। यदि आपको थीटा के बारे में पता लग जाएगा तो स्लोप का मतलब सीधा सीधा टेन थीटा से होता है। तो थीटा के बारे में पता होगा तो टेन थीटा के बारे में पता होगा, और टेन की वैल्यू से हम स्लोप का पता लगा सकते हैं कि हमारा जो y है वो x के साथ किस वे में चेंज हो रहा है। टेन थीटा ही हम यहाँ क्यों इस्तेमाल करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कोई पॉइंट है, इंटरवल है x1 से x2, और हमने देखा कि x1 पोजीशन पे जो वैल्यू मिल रही है y की वो कितनी मिल रही है, y1, और x2 पे जो वैल्यू मिल रही है y की वो कितनी मिल रही है, y2। इसको हम क्या कहेंगे, y2 माइनस y1 दैट इज डेल्टा y।
इसको क्या कहेंगे, x2 माइनस x1 दैट इज डेल्टा x। अब आप बताओ कि यदि इस लाइन को यहाँ खींच लिया जाए तो ये डेल्टा x क्या इसके बराबर है, बिल्कुल है। ये डेल्टा y के बराबर है और ये एंगल कितना था, थीटा, तो ये भी कितना होगा, थीटा। आपको पता होगा एक ही रेखा पर बनाए गए सारे कोण कैसे होते हैं, बराबर। इसको थोड़ा जूम करो, जैसे इसको जूम करोगे तो आपको पता चलेगा, सॉरी, हाँ इस तरीके का। इसको जब जूम करोगे, थोड़ा सा बड़ा करोगे तो यहाँ थीटा मिलेगा, यहाँ डेल्टा वाई लिखा है, यहाँ डेल्टा एक्स लिखा है। बताइए बचपन की यादें, क्या सर टेन थीटा बराबर क्या होता है? कई लोग इसको लाल बटे कक्का से लंब बटे आधार याद रखते हैं, कई लोग इसको परपेंडिकुलर अपॉन बेस याद रखते हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है। आपको पता होगा थीटा के सामने वाला हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर या लंब, और थीटा के पास वाला क्या होता है, आधार या बेस। तो बताइए लंब का मतलब डेल्टा बाई, आधार का मतलब डेल्टा एक्स, आंसर कितना आया, टेन थीटा। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब यह है बाई में एक्स के साथ क्या चेंज है। जैसे ही थोड़ा सा क्लासेस आगे चालू होंगी फिर आएगा डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। डिस्प्लेसमेंट में एक्स के साथ, सॉरी डिस्प्लेसमेंट में टी के साथ क्या चेंज है, फिर हम इसको नाम देंगे वेलोसिटी। बाद में क्या आएगा, बाद में आएगा कि डेल्टा क्यू विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा वी इक्वल टू सी। जो आवेश हैं, सॉरी आवेश में पोटेंशियल के साथ क्या चेंज है, दैट इज द कैपेसिटेंस, मतलब धारिता। आवेश में विभव के साथ जो बदलाव होंगे वो धारिता को बताएंगे। ये देखो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, मतलब प्रतिबल में विकृति के साथ जो बदलाव हैं वो क्या है, इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता। इसका मतलब टेन थीटा हमको एक नई क्वांटिटी देती है, इस बात को ध्यान से समझ लेना। दो वेरिएबल हमेशा आपको गिवन होंगे, चाहे वो वेलोसिटी और टाइम हो, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट और टाइम हो, कुछ भी हो, उनसे नई क्वांटिटी का जन्म होगा। जैसे एग्जांपल देखो, हम बात करें एक्स टी ग्राफ की, किसकी बात कर रहे हैं, एक्स टी ग्राफ की। डिटेल में बाद में आएंगे, जो कल से लेक्चर शुरुआत होंगे उसमें डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ही चालू करेंगे बेसिक से। लेकिन समझो यदि एक्स टी ग्राफ है और कोई भी ग्राफ हमने बनाया है तो इसका स्लोप हमको क्या मिलेगा, इसका स्लोप हमको देगा डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, दैट इज द वेलोसिटी। इसका मतलब दो वेरिएबल में चेंज होने से हम नई क्वांटिटी का जन्म देखते हैं। जैसे यदि यहाँ वेलोसिटी हो, यदि यहाँ टाइम हो, तो क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, त्वरण। जैसे अभी हमने क्वेश्चन दिया था वो इसी से सॉल्व होगा। कौन सा क्वेश्चन था, यहाँ चार्ज था, यहाँ विभव था और ग्राफ दिए थे। तो ये ग्राफ का जो एंगल है थीटा, यदि इसका टेन थीटा ले लिया जाए तो हमको ये कैपेसिटेंसी देगा, क्योंकि डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा बी। आप कहेंगे सर हमको तो फॉर्मूला याद नहीं है, अरे कैसे नहीं है, सबको याद होता है। क्यू बराबर सी बी और सी बराबर क्या होगा, क्यू अपॉन बी, सबको पता होता है। बात आया कुछ समझ में क्या चल रहा है। तो इसका मतलब यदि किसी भी ग्राफ का थीटा हमको पता लग गया तो हम टेन थीटा निकाल पाएंगे, और टेन थीटा पता लग गया तो हमको स्लोप पता लग पाएगा, और उस ग्राफ के बारे में एक इन्फॉर्मेशन पता लग जाएगी कि हमारे एक वेरिएबल के साथ दूसरे वेरिएबल में क्या बदलाव हैं। कुछ एग्जाम्पल से इस बात को समझा रहे हैं, आगे देखो। अभी हमने आपको समझाया, उसका इस्तेमाल करते हैं। चलिए बताइए, यदि ये Q है, यदि ये V है और ये A है, ये B है, यदि ये 30 डिग्री का एंगल है, चलो ये एंगल वाला बाद में लेते हैं, ये नेक्स्ट टाइप होगी। बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, कैपेसिटेंस मतलब धारिता A की ज़्यादा होगी या B की? ऑप्शन बताइए, धारिता B की ज़्यादा होगी या A की? ऑप्शन सी, नहीं सर, दोनों की जो कैपेसिटेंस है धारिता बराबर है। डी सर हमको नहीं लगता कुछ होगा, बताइए। तो आप कहेंगे सर हमको तो पता नहीं लग रहा, हम कैसे पहचाने? देखो इसका आंसर आता है स्लोप से। कैसे आता है, पहला जो बी है उसका केवल एंगल चेक करना है, उसका नाम क्या दे दे, थीटा बी। जो ए है उसका एंगल चेक करना है, नाम क्या दे दे इसका, थीटा ए। पता लग गया आपको, थीटा ए एक एंगल है, थीटा बी भी दूसरा एंगल है। कौन सा एंगल बड़ा है,
सर दिख रहा है साफ साफ, ए बड़ा है तो ऐसे लगा दे। हाँ सर, क्या निकालना है हमको? स्लोप निकालना है। और स्लोप क्या होता है? टेन थीटा। तो सर टेन थीटा यदि दोनों तरफ लगा दें तो क्या ऐसा आएगा? बिल्कुल आएगा, दोनों तरफ टेन थीटा लगा दिया। और आप ध्यान रखें हमेशा जैसे जैसे थीटा बढ़ता है वैसे वैसे टेन थीटा भी बढ़ता है, लेकिन कॉस में बदलाव होता है। कॉस क्या है? जैसे थीटा बढ़ेंगे कॉस थीटा की वैल्यू घटती है, उल्टा होता है। लेकिन थीटा के साथ साइन थीटा और टेन थीटा दोनों बढ़ते हैं। इस वजह से थीटा ज़्यादा होगा तो टेन थीटा भी ज़्यादा होगा, थीटा कम होगा तो टेन थीटा भी कम होगा। ये नहीं कह सकते क्या टेन थीटा का मतलब क्या है? वाई अपॉन एक्स, मतलब क्यू अपॉन वी। टेन थीटा का मतलब क्या है? वाई अपॉन एक्स, क्यू अपॉन वी। किसके लिए? ये ए के लिए। और ये क्या है? क्यू अपॉन वी फॉर सेकेंड मटेरियल। अरे हमने आपको क्या बताया? टेन थीटा क्या है? टेन थीटा हमेशा वाई अपॉन एक्स होता है, बताया। और यदि यहाँ पे क्यू दे रखा है, यदि यहाँ पे वी दे रखा है तो क्या लिखोगे? डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वी। तो कुल मिला के क्यू अपॉन वी तो हो गया। और अभी आपने बताया सर हमको, क्या बताया? अभी हमने आपको बताया कि Q बराबर क्या फॉर्मूला पढ़ते हैं? CB। आवेश के साथ विभव बढ़ता है, आवेश के संग क्या बढ़ता है? विभव। और यहाँ क्या आता है? CB। और C बराबर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? Q अपॉन B। तो क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या? C ऑफ A इज ग्रेटर देन C ऑफ B। लिख सकते हैं। यदि लिख सकते हैं तो आंसर आपके सामने है, ठीक है। लेकिन एग्जाम पेपर में ये क्वेश्चन नहीं आया था। NBS में जो क्वेश्चन आया था उसको देखो, ये क्वेश्चन ऐसे ही नहीं है, हम कहाँ रख दिए? हाँ जी देखो, कुछ अलग आया था। अलग क्या है? समझदारी से देखना। ये दिया था V और Q, और अब पूछ लिया था बताइए किसका कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा? CA CB CB, ये तो सेम ही हो गया, CA बराबर CB और ऑप्शन नन। बताइए इनमें से कौन सा आंसर होगा? आप कहेंगे सर सेम ही तो है। सेम नहीं है भाई, अलग है। यहां जो आप एंगल लोगे थीटा B और थीटा A, तो वही लिखो जो लिखते आए हो। क्या लिखोगे? थीटा A सर बड़ा है थीटा B से, तो टेन थीटा भी क्या बड़ा होगा? टेन थीटा B से। टेन थीटा A क्या होगा? बड़ा होगा। किससे? टेन थीटा B से। व्हाट इज द टेन थीटा? वाई अपॉन एक्स, मतलब B अपॉन क्यू। अब Q अपॉन B नहीं लिखना है क्योंकि अब वेरिएबल बदल गए हैं। टेन थीटा का मतलब वाई अपॉन एक्स, मतलब V अपॉन क्यू। किसके लिए? A के लिए। और V अपॉन क्यू मतलब B के लिए। बात आया समझ में? फॉर्मूला कहाँ है? फॉर्मूला हटा दिया, वापस लिख देते हैं। फॉर्मूला है Q प्रोपोर्शनल टू B होता है तो Q बराबर CB आता है, और C बराबर क्या होता है? Q अपॉन B। लेकिन आपका क्या है? B अपॉन Q। इसका मतलब उल्टा है, तो आप क्या लिखोगे? 1 अपॉन C A 1 अपॉन C B। आप चाहें इसको क्या लिख सकते हो? CA या 1 अपॉन CB। कैसे काम चलेगा? काम सर ऐसे चलेगा, इसको यहाँ ले जाना पड़ेगा, इसको यहाँ ले जाना पड़ेगा। हाँ सर ये बात ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? उल्टा आंसर है। पहले अलग था, अब उल्टा है, क्योंकि वेरिएबल उसने बदल दी। पहले का सिग्निफिकेंस क्या है? पहले का सिग्निफिकेंस है कि पोटेंशियल के साथ क्यू इंक्रीज हो रहा है। ठीक है सर, इंक्रीज हो रहा है। अब इसी क्वेश्चन को उसने उल्टा कर दिया। अब आपसे क्या पूछ रहा है? क्यू बी के साथ क्यू इंक्रीज हो रहा है। नहीं आया समझ में? चलो धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी। आगे से जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे उनमें आपको इतना बड़ा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप खुद ही तेजी से कर लोगे क्वेश्चंस को। चलिए अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। हाँ जी देखो, टेन थीटा मतलब क्या है? इसका स्लोप। टेन थीटा हमेशा 3 मान रखता है। कितने मान रखता है? 3। यह स्लोप 3 तरह की होती है। एक होती है पॉजिटिव, एक होती है नेगेटिव, या होगी 0। इन तीनों के अलावा कुछ ऑप्शन हो नहीं सकता। पॉजिटिव स्लोप का मतलब क्या है? आप बताओ टेन थीटा पॉजिटिव कब होगा?
टेन थीटा पॉजिटिव कब होता है? जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से कम हो। आप जानते हैं टेन जीरो कितना होता है? टेन जीरो पे जीरो आता है। 30 डिग्री पे कितना आता है? 1/√3। 45 डिग्री पे कितना आता है? 1। 60 डिग्री पे कितना आएगा? √3। और 90 पे कितना हो जाता है? इनफाइनाइट। उसके बाद जब 120 लिखते हैं तो -√3 आता है। तो 90 से पहले तक जितने भी टेन थीटा की वैल्यू है वो कैसी होंगी? पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझो, इसका मतलब ये है कि हमारा जो y है वो x के साथ बढ़ेगा। टेन थीटा का पॉजिटिव होने का क्या मतलब है? x के साथ y बढ़ेगा। चलो नेगेटिव समझते हैं। नेगेटिव कब मिलेगा? जब थीटा हमेशा 90 डिग्री से बड़ा हो, तब जाके क्या होगी? टेन थीटा नेगेटिव होगा या आपका जो स्लोप है वो ऋणात्मक होगा। ये कौन सा एंगल है? ऑब्ट्यूस एंगल है। और इसमें मतलब अधिक कोण है, और अधिक कोण का मतलब कोई ग्राफ यदि इस तरीके से आएगा तो ये कोण कितना है? ये है थीटा इज ग्रेटर देन 90। जब थीटा इज ग्रेटर देन 90 हो तब हम क्या करेंगे? नेगेटिव स्लोप को प्राप्त करेंगे या नेगेटिव स्लोप मिलेगा। कई सारे बच्चों को कंफ्यूज होता है कि सर हम कैसे स्लोप निकालेंगे। बड़ा सिंपल सा है। जैसे ये भी कोई वेलोसिटी दे रखी है, ये कोई टाइम दे रखा है, वेग और समय ग्राफ है, और ये उसने दे रखा है 120 डिग्री। तो कई सारे बच्चों को 120 डिग्री का मान नहीं पता, तो कोई बात नहीं। हमारा नियम तो यही कहता है कि हॉरिजॉन्टल से ग्राफ तक एंगल बनाओ। तो आपको क्या मिलेगा? tan 120 डिग्री, जो कि स्लोप को देगा। किसको देगा? स्लोप को। और टेन थीटा का मतलब क्या होता है? y/x। यहाँ y किसका काम कर रही? वेलोसिटी का। टाइम किसका काम करेगा? x का। क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन बराबर कितना है? tan 120 डिग्री। त्वरण बराबर कितना है? 120 डिग्री। 120 का मान नहीं पता है तो कोई बात नहीं, हमारे पास एक तरीका और है। माइनस है ना, tan 120 कितना होता है? -1 -√3। एक तरीका और है, छोड़ो। टोटल कोण कितना होता है? 180 का। तो 180 में से 120 जाएंगे तो कितना बचेगा? 60 डिग्री। लेकिन ये जो है ये कैसा आ रहा है? क्लॉकवाइज आ रहा है। तो आप ऐसे भी आंसर निकाल सकते हो, tan 60 लिख दो, लेकिन आपको माइनस लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो, उल्टा जा रहे हो। तो भी आंसर कितना आ जाएगा? √3, -√3। अच्छा, माइनस क्या बता रहा है? माइनस बता रहा है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है हम क्या देख रहे हैं? v की वैल्यू घटती जा रही है। ये होता है स्लोप घटने का मतलब। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जीरो कैसे देखते हैं? जीरो का मतलब क्या है? टेन थीटा का जीरो होना। और टेन थीटा जीरो कब होता है? जब या तो 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो। ठीक है, थीटा बराबर कितना हो? 0 डिग्री या 180 डिग्री। जैसे ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, या डिस्प्लेसमेंट तो टाइम है। ये ग्राफ बना दिया किसी ने। इसका मतलब टाइम बढ़ता जा रहा है और डिस्टेंस नहीं बदल रही। नहीं बदल रही का मतलब क्या है? जब टाइम 1 सेकंड था तब भी पार्टिकल कहाँ था? 1 मीटर पर। ये तो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है, तो मीटर में होता है। जब टाइम 2 सेकंड हुआ तब भी पार्टिकल यही था। जब 3 सेकंड टाइम हुआ तब भी पार्टिकल यही था। 4 सेकंड हुआ तब भी यही है। इसका मतलब टाइम बढ़ रहा है लेकिन पार्टिकल की पोजीशन चेंज नहीं हो रही, पार्टिकल वहीं के वहीं खड़ा है। तो ये तो रेस्ट की स्थिति है, विराम की स्थिति है। यहाँ तो पार्टिकल रुका हुआ है। अब हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है? टेन थीटा निकालना है, स्लोप निकालना है, तो हॉरिजॉन्टल से एंगल देखने पड़ता है। हॉरिजॉन्टल कहाँ है? यही है। और इसका जो एंगल है कर्व का वो भी यही है। इसका मतलब कर्व भी यही है, ग्राफ भी यही है, हॉरिजॉन्टल भी यही है, सारी चीज़ यही है। तो थीटा बराबर कितना डिग्री? 0 डिग्री। नहीं आया समझ में? आ जाएगा वापस। देखो इधर, यदि ग्राफ ऐसे बना हुआ है तो आप कैसे स्लोप निकालते हो कि सर हॉरिजॉन्टल से कितने डिग्री का कोण बन रहा है? ये स्लोप है। जरूरी नहीं है कोण ऐसा बना हुआ। हॉरिजॉन्टल तो कहीं भी बना सकते हैं ना, हॉरिजॉन्टल तो कहीं भी हो सकता है। यहाँ भी हॉरिजॉन्टल बनाओगे तो यहाँ भी थीटा आएगा, यहाँ भी हॉरिजॉन्टल बनाओगे तो यहाँ भी थीटा आएगा। एंगल नहीं बदलता। अब सोचो ग्राफ जो है उसको घटा के नीचे लेके आए तो ऐसा बनेगा, एंगल और कम हो गया। इस ग्राफ को और घटा दो, सोचो ये एंगल कितना है? थीटा। ओके, हमने क्या किया? ग्राफ को और नीचे की तरफ कर दिया ऐसे, तो एंगल क्या हो जाएगा? और कम। हमने ग्राफ को और घटा दिया तो एंगल कैसा हो जाएगा? और कम। और घटाते घटाते इसको ऐसा कर दिया। इसका मतलब थीटा बराबर कितना डिग्री? 0 डिग्री। और थीटा बराबर 1 डिग्री करना है तो इस तरीके से करना पड़ेगा।
तो 0 डिग्री का मतलब क्या है, tan थीटा बराबर 0 बराबर 0। इसका मतलब यहाँ जो y है, यहाँ जो x है, y अपॉन x या डेल्टा y अपॉन डेल्टा x कितना आ रहा है, 0। इसका मतलब x के साथ y बदल ही नहीं रहा है, इसका मतलब टाइम के साथ पोजीशन बदल ही नहीं रही है। ठीक है, तो हम ये ग्राफ लिख देते हैं। और आप चाहो तो सीधा सीधा ये भी लिख सकते हो कि यदि x के पैरेलल कोई भी ग्राफ मिलता है तो उसका एंगल 0 आता है। और 0 जानना चाहते हो तो पता लग भी रहा है, ग्राफ का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल, ग्राफ भी यही है, हॉरिजॉन्टल भी यही है, तो एंगल कितना, 0 डिग्री। ठीक है जी, अरे बात आया समझ में? हाँ जी। और भी आप देख सकते हो कैसे, जैसे इसी का 180 डिग्री का देखो, फॉर एग्जाम्पल यदि ये x है, यदि ये b है, और हमने देखा कि ग्राफ कुछ इस तरीके से बना, मतलब नेगेटिव में, पोजीशन नेगेटिव में है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, विस्थापन, और विस्थापन की नेगेटिव वैल्यू होती है डायरेक्शन की वजह से। तो हमारा हॉरिजॉन्टल का पॉजिटिव डायरेक्शन कहाँ है, वो इधर है, तो एंगल कितने डिग्री का है, 180 डिग्री का। और यहाँ tan थीटा कितना है, 0 डिग्री। ठीक है, या सीधा सीधा हॉरिजॉन्टल की यदि कोई भी लाइन पैरेलल आ रही है तो वहाँ थीटा बराबर 0 डिग्री आएगा या 180 डिग्री आएगा, बट दोनों का मतलब क्या है, सेम। कितना, tan थीटा बराबर 0। इसका मतलब स्लोप कितना है, 0। इसका मतलब x का v के साथ कोई बदलाव नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए साहब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। यदि ये फोर्स है, यदि ये बल है, और यदि ये डिस्प्लेसमेंट है, पोजीशन है, और इस तरीके से हमको कोई ग्राफ दिया है, ये एंगल दे रखा है 30 डिग्री, 60 डिग्री, जो भी आपको दे रखा हो। उसने पूछा व्हाट इज द स्प्रिंग कांस्टेंट K, मतलब बल नियतांक बताओ, ये स्प्रिंग नियतांक। फॉर्मूला होता है F बराबर माइनस KX। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, मान लो कि फॉर्मूला होता है। हमको क्या निकालना है, K निकालना है, तो K को सेपरेट करो एक बार। ये क्या आ गया, F अपॉन एक्स माइनस में। ठीक है जी, F अपॉन एक्स आ गया। और यदि ये y का काम कर रहा है और यदि ये x का काम कर रहा है, तो y अपॉन एक्स किसके बराबर है, ये तो f अपॉन एक्स के बराबर है। और f ऑफ y अपॉन एक्स होता क्या है, tan थीटा। इसका मतलब ये हुआ, ये किसकी इंफॉर्मेशन देगा, tan थीटा की, क्योंकि tan थीटा तो y अपॉन एक्स होता है। तो हम यदि tan थीटा निकाल दें तो हमको क्या मिल जाएगा, बल नियतांक K। अब प्रॉब्लम ये है कि अब तक जो ग्राफ आए थे, समझाए थे, वो तो आपने ऐसे समझाए थे, और आपने कहा कि हॉरिजॉन्टल से एंटी क्लॉकवाइज आप कोई भी एंगल बना लो, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन समस्या यहाँ ये हो गई, अब हम ग्राफ कैसे बनाएं, हम एंगल कैसे बनाएं, तो आप अपना काम करो। ये लो जी, ये बन गया थीटा। गिवन कौन सा है, 30 डिग्री। टोटल कितने का होता है, 180 का। 180 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा, 150 डिग्री। तो आंसर आपके सामने है, tan 150 डिग्री, जो कि क्या देगा, बल नियतांक का मान। और समस्या ये हो गई कि 150 का मान क्या होता है, हम तो बता रहे हैं वैसे 1/√3 होता है माइनस में, पर ये क्या आ जाएगा, K का वैल्यू 1/√3 माइनस में। लेकिन नहीं पता है तो उसने खुद ने सॉल्यूशन करके दे रखा है 30 डिग्री का, लेकिन हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो हमको माइनस पहले लगाना पड़ेगा यदि आप इधर से करोगे तो tan थीटा में ऑलरेडी क्या लगाना पड़ेगा, एक माइनस। क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं। और ये कितना आ जाएगा, माइनस tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री कितना होता है, -1/√3। ये लो जी, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। आगे बढ़े, हाँ जी चलिए। हाँ जी, अब हम देखते हैं कर्व्ड सरफेस, सॉरी सरफेस नहीं, ग्राफ। और हिंदी में कहते हैं इनको वक्राकार ग्राफ, जिनमें कोई ना कोई वक्र बन रहा हो, वक्राकार ग्राफ। चलिए देखिए, समझना हम क्या बना रहे हैं। यदि कोई इस तरीके का ग्राफ दिया है, यदि यहाँ पे आपको वेग दे दिया, यहाँ आपको समय दे दिया, और आपसे पूछ लिया A पॉइंट पर, B पॉइंट पर और C पॉइंट पर एक्सेलरेशन का इंफॉर्मेशन दीजिए, त्वरण का इंफॉर्मेशन दीजिए, और इंफॉर्मेशन ये देना है, बताइए कि त्वरण A पे ज़्यादा होगा, त्वरण का मान B पे उससे कम होगा, या C पे सबसे कम होगा।
ऑप्शन बी, त्वरण का मान ए पर सबसे कम, बी पे सबसे ज़्यादा, सी पे सबसे ज़्यादा। ऑप्शन सी, सर सारे त्वरण कैसे हैं? ऑप्शन लगभग बराबर रहते हैं, क्योंकि सामने वाले को बस यही जानना है कि आपको स्लोप का अप्लाई करना आता है या नहीं आता है। सर हम कैसे निकालें, ये तो बहुत समस्या वाली बात है। तो ध्यान रखो, बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। दो, कभी भी आपको वक्राकार ग्राफ मिले, कभी भी आपको कर्व्ड ग्राफ मिले, तो इसके दो तरीके के स्लोप निकाले जाते हैं। पहला जो तरीका है वो एवरेज वैल्यू को देता है, और दूसरा जो तरीका है वो इंस्टेंटेनियस वैल्यूटी को देता है। वापस सुन लो, कर्व्ड ग्राफ निकालने, कर्व ग्राफ में दो तरीके के स्लोप निकाले जाते हैं, स्लोप नंबर 1 और स्लोप नंबर 2। ये जो स्लोप 1 है, ये स्लोप 1 हमको देता है एवरेज वेलोसिटी, मतलब औसत मान, औसत मान एवरेज वैल्यू। यहाँ पे एक्सेलरेशन मिलेगा, वो बात अलग है। और जो स्लोप 2 मतलब दूसरा जो तरीका है स्लोप निकालने का, वो देगा इंस्टेंटेनियस, मतलब तात्क्षणिक। तात्क्षणिक याद है आपको, किसी पर्टिकुलर क्षण पर। ये क्या है? औसत। सर अब समझा दो किस तरीके से औसत देगा, किस तरीके से इंस्टेंटेनियस देगा। देखो, ये जो ग्राफ बना है, इसमें दो तरीके की लाइनें होती हैं। जैसे अब तक हमने जो आपको सिखाया, उसमें हमेशा एक लाइन गिवन थी और आप एंगल का पता लगा लेते थे। लेकिन यहाँ तो लाइन है ही नहीं, तो हर पॉइंट पे एंगल जो है वो अलग अलग आ रहा है। तो हम कैसे कहें कि इस ग्राफ का स्लोप क्या है? इसलिए एक तरीका तो ये है कि सर एक लाइन खींच दे। हमने क्या किया, ए से सी तक क्या खींच दी? एक लाइन खींच दी। अरे खींच दी, चलिए ये कोई ए पॉइंट है, ये कोई सी पॉइंट है, हमने क्या किया, एक लाइन खींच दी ऐसे, और इसको यहाँ टच कर दो तो क्या पता लग जाएगा आपको? स्लोप पता लग जाएगा। ये जो स्लोप पता लगेगा कहाँ से लेके, ए से लेके बी तक, ये कौन सा वेरिएबल है? टी। ये कौन सा वेरिएबल है? बी। तो ये पॉइंट कौन सा होगा? कोई ना कोई पॉइंट T1। ये पॉइंट कौन सा होगा? कोई ना कोई पॉइंट T2। ये पॉइंट कौन सा है? B2। ये पॉइंट कौन सा है? B1। ये क्या आ जाएगा? डेल्टा B। ये क्या आ रहा है? डेल्टा T। तो ये जो थीटा है, ये क्या बता रहा है? डेल्टा Y अपॉन डेल्टा X। व्हाट इज द डेल्टा Y? यहाँ पे वेलोसिटी है तो डेल्टा V, यहाँ क्या है? डेल्टा T। तो ये क्या आ जाएगा? त्वरण। कौन सा? औसत, एवरेज त्वरण। क्यों सर? क्योंकि ये एक काफ़ी बड़े टाइम इंटरवल के लिए निकाला गया है। ये जो होता है ना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो हम कॉर्ड खींचते हैं, जो हम एक लाइन खींचते हैं, वो उस लाइन का स्लोप हमको औसत मान देता है। लेकिन इसी ग्राफ में किसी ने हमसे ये क्वेश्चन कर लिया कि नहीं सर, हमको तो इसी पॉइंट ए पर ही स्लोप का मान बताओ कितना आएगा। तो जब आपको किसी एक पॉइंट पर स्लोप का मान पूछा जाए तो वहाँ कौन सा काम आता है? इंस्टेंटेनियस। तो क्या सोल्यूशन होता है इसका? इसका बहुत शानदार सोल्यूशन होता है। आप जिस पॉइंट पे स्लोप पूछा गया है वहाँ स्पर्श रेखा खींच दो, एक टेंजेंट खींच दो। तो ये हमारे लिए एक स्ट्रेट ग्राफ का काम करता है। हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल देख लो, तो जो भी एंगल इस हॉरिजॉन्टल के साथ बनेगा वो इसकी स्लोप को बताएगा। ऐसे ही हम यदि कोई पॉइंट यहाँ देखेंगे तो यहाँ क्या खींचेंगे? एक टेंजेंट, जो कि हमको क्या बताएगा? इसके स्लोप को बताएगा। बताया समझ में या नहीं आया? नहीं आया हो तो चलिए शुरुआत करते हैं। चलो ऐसा करते हैं, इसको एक बार और रिपीट करते हैं। देखो ये ग्राफ है और ये जो पॉइंट है इस पे आपने हमसे स्लोप पूछा है, तो हमने क्या किया? एक टेंजेंट ड्रॉ किया। और ये जो टेंजेंट है ये बिल्कुल जो है छोटे से इंटरवल के लिए होता है। किसके लिए होता है भाई? छोटे से इंटरवल के लिए। ये क्या है? डेल्टा टी। डेल्टा टी कब बोलते हैं? जब टाइम इंटरवल ज़्यादा होता है, इसलिए डेल्टा टी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? डी टी। ये क्या है? डी वी। तो अब यहाँ छोटा सा जो ट्राइंगल बनेगा, इसको और जूम करो इस तरीके से। तो ये क्या है? डी वी। ये क्या है? डी टी। ये क्या होगा? कोण। तो यहाँ जो टेन थीटा होगा
वो होगा डी वी अपॉन डी टी। क्या होगा? डी वी अपॉन डी टी। और ये जो डी वी अपॉन डी टी है एक्सेलरेशन को बताएगा, लेकिन कौन सा एक्सेलरेशन? तात्क्षणिक, इंस्टेंटेनियस। तो किसी पॉइंट पे यदि स्लोप निकाली जाए तो कौन सा वैल्यू मिलेगा अपन को? तात्क्षणिक वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। और यदि किसी कॉर्ड का या किसी लाइन का निकाला जाए स्लोप तो क्या मिलेगा? औसत वैल्यू। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं, इसी को करने की कोशिश करते हैं। क्या है? आपसे पूछा, बताइए ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे और सी पॉइंट पे स्लोप का मान बताओ, या इनमें से कोई एक आंसर बताइए यदि ये वेलोसिटी है, यदि ये टाइम है। तो आपका जवाब होगा कि सर मैं यहाँ टेंजेंट खींचूंगा और यहाँ एक एंगल बनाऊंगा, दैट इज थीटा ए। यहाँ मैं एक टेंजेंट खींचूंगा, यहाँ एक एंगल बनाऊंगा, दैट इज थीटा बी। यहाँ मैं एक टेंजेंट खींचूंगा, यहाँ मैं एक एंगल बनाऊंगा, दैट इज थीटा सी। तो हर एक पॉइंट पे देखो कोण का मान अलग अलग आ रहा है। हम आपसे पूछे कोण का मान कैसे कैसे आ रहा है, आप कहोगे सर हमको 3 पॉइंट पर स्लोप बताना है, पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर बी और पॉइंट नंबर सी। हम आपसे पूछे कि एंगल बताओ, यहाँ से थीटा ए है, यहाँ थीटा बी है, यहाँ थीटा सी है। हम आपसे पूछे कि कौन सा सबसे बड़ा है, आप कहेंगे सर थीटा सी सबसे बड़ा है, उससे छोटा थीटा बी है, सबसे छोटा थीटा ए है। स्लोप का मतलब क्या होता है? टेन थीटा। तो यहाँ क्या लिखोगे? टेन थीटा ए, टेन थीटा बी और टेन थीटा सी। टेन थीटा का मतलब क्या है? वाई अपॉन एक्स। इसका मतलब पर्टिकुलर पॉइंट पे आपने लिखा है, तो ये क्या देगा? डी वी अपॉन डी टी एट पॉइंट ए, डी वी अपॉन डी टी एट पॉइंट बी और डी वी अपॉन डी टी एट पॉइंट सी। इसका मतलब एक्सेलरेशन एट पॉइंट ए, एक्सेलरेशन एट पॉइंट बी, एक्सेलरेशन एट पॉइंट सी। आंसर आपके सामने। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये आपको दे दिया है, चलो यही लेते हैं जिससे समझ में अच्छा आएगा। इस तरीके से ग्राफ बताइए, इस पॉइंट ए पर, इस पॉइंट बी पर, यहाँ हमने सी लिया है और यहाँ हमने डी लिया है। एक्सेलरेशन का मान बताइए। तो आपका काम केवल इतना सा है, टेंजेंट खींचो, यहाँ खींचा, ये कौन सा एंगल बनेगा? थीटा ए। यहाँ टेंजेंट खींचा, यहाँ कौन सा एंगल बनेगा? थीटा बी। यहाँ टेंजेंट खींचा, ये एंगल कौन सा बनेगा? थीटा सी। ओ सर यहाँ तो टेंजेंट जो खींचेंगे वो हॉरिजॉन्टल से मैच कर जाएगी, तो टेन थीटा डी बराबर कितना आ रहा है? 0। इसका मतलब इस पॉइंट पर टाइम के साथ वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है। चलो सर पॉइंट कितने हैं? ए, बी, सी और डी। एंगल कौन कौन से हैं? ए, बी, सी और डी। इसका मतलब सबसे बड़ा एंगल कौन सा है? सर देखो सबसे बड़ा एंगल तो थीटा ए है, उससे छोटा थीटा बी, उससे छोटा थीटा सी, और ये तो ऑलमोस्ट 0 ही हो गया। तो यहाँ क्या लिखेंगे? टेन थीटा ए। थीटा ज़्यादा है तो टेन भी ज़्यादा है, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है जी। टेन थीटा ए सबसे ज़्यादा है। टेन थीटा क्या बताता है? वाई अपॉन एक्स को। यहाँ वाई को कौन काम कर रहा है? वेलोसिटी, वेग। नीचे क्या आ जाएगा? टी। हमने किसी पॉइंट पर स्लोप निकालने की कोशिश की है, तो वैल्यू कौन सी मिलेगी? इंस्टेंटेनियस। तो वाई की जगह क्या लिख देंगे हम लोग? वी। यहाँ क्या लिखेंगे? टी। तो क्या आ जाएगा? ए। डी वी अपॉन डी टी क्या आ जाएगा? बी। हाँ जी, डी वी अपॉन डी टी क्या आ जाएगा? सी। और यहाँ क्या आ जाएगा? डी वी अपॉन डी टी डी। चलो देखो, डी वी अपॉन डी टी ए एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन एट पॉइंट ए सबसे ज़्यादा होगा, एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट बी सब उससे कम होगा, एक्सेलरेशन ऑफ सी सबसे कम होगा, और ये तो 0 है ही। इस बात के मतलब समझे आप? क्या समझे? यहाँ जब हमने आंसर निकाला इस तरीके से, तो हमको पता लग रहा कि एक्सेलरेशन समय के साथ बढ़ रहा है, और यहाँ क्या पता लग रहा है कि एक्सेलरेशन समय के साथ घट रहा है और इस पॉइंट पे आगे 0 हो रहा है। आप हमको ये बताओ कि यदि हम यहाँ x कर दें तो क्या लिखोगे? अब लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ सी और वेलोसिटी ऑफ डी। डी पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है? 0।
अब एग्जाम पेपर में क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि इसी तरीके से आता है, एग्जाम पेपर में क्वेश्चन देखो कैसे आता है। अगला क्वेश्चन करवाई देते हैं। बताइए क्या बताइए सर, देखो क्वेश्चन। ये ग्राफ दिया है, थोड़ा तरीके से और बना लेते हैं एक बार। ये ग्राफ दिया है, कई सारे पॉइंट दिए हैं आपको, ए बी सी डी, चलो यहां मान लेते हैं ई। बताइए यदि ये x है, यदि ये t है, तो वो पॉइंट्स बताने हैं जहां वेलोसिटी का मान 0 है, ठीक है, और वो पॉइंट्स बताने हैं जहां वेलोसिटी का मान पॉजिटिव है, मतलब बढ़ रही है वेलोसिटी। वो पॉइंट भी बताने हैं जहां वेलोसिटी का मान नेगेटिव है। चलो बताओ, देखो वेलोसिटी 0 होने के लिए ध्यान से समझना, वेलोसिटी कब मिलेगी? वेलोसिटी मिलेगी, यहां लिख दें, वेलोसिटी मिलेगी जब हम x में विस्थापन में समय का भाग देंगे, तब क्या मिलेगी? वेलोसिटी। और यहाँ x अपॉन टी किसका काम कर रहे हैं? लगभग y अपॉन x का काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये क्या होती है? टेन थीटा। इसका मतलब स्लोप क्या आ जाएगा? टेन थीटा। कभी भी परेशान नहीं होना, कोई भी जो ग्राफ दे रखा है x अपॉन टी का डिवाइड कर दो, आपको सीधा सीधा क्या मिलेगा? टेन थीटा या स्लोप। तो एक बात क्लियर हो गई, जो स्लोप है, जो टेन थीटा है, वो क्या है? x अपॉन टी, और x अपॉन टी क्या है? वेलोसिटी। इसका मतलब ये बात आ गई कि यदि हमको थीटा का वैल्यू हर एक पॉइंट पे पता लग जाए तो हम वेलोसिटी का वैल्यू का आइडिया लगा सकते हैं। हमने क्या किया, उसने जो पॉइंट दे रखे थे हमने सब पे टेंजेंट खींच दिया। ये लो जी, आ गया कौन सा? थीटा ए। देखो इस पॉइंट पे टेंजेंट कैसे खींचेंगे? ऐसे टेंजेंट खींचिए। हॉरिजॉन्टल भी कहाँ है? हॉरिजॉन्टल भी यही है, तो थीटा बी बराबर कितना आ रहा है? 0। यहाँ टेंजेंट कैसे खींचेंगे? देखो ऐसे करके, ठीक है। ऐसे नहीं खींचना चाहते तो ऐसे कर लो, ये उल्टा एंगल बना लो, ये भी एक तरीका होता है, ऐसे करके ये उल्टा एंगल बन गया। तो यहाँ पता लग जाएगा अपन को कि ये नेगेटिव में है। डी पे टेंजेंट कैसे खींचेंगे? ऐसे। हॉरिजॉन्टल भी कहाँ है? यही है, तो डी थीटा डी कितना आ रहा है? 0। ई पे टेंजेंट खींचे कैसेंगे? ई पर टेंजेंट ऐसे खींचेंगे, और हॉरिजॉन्टल भी कहाँ है? यही है, मतलब हॉरिजॉन्टल का मतलब क्षैतिज, तो थीटा ई बराबर कितना आ जाएगा? 0। अब बताओ यदि थीटा बराबर 0 हो तो टेन थीटा भी क्या होगा? 0, और टेन थीटा 0 होगा तो वेलोसिटी भी कितनी? 0। तो थीटा कहाँ कहाँ 0 आ रहा है? एक तो बी पॉइंट पे, एक डी पॉइंट पे, और एक ई पॉइंट पे। तो वेलोसिटी कहाँ 0 होगी? वेलोसिटी 0 होगी बी, डी और ई पॉइंट पे। अब बताइए पॉजिटिव कहाँ होगी? पॉजिटिव तो आपको दिख रही है, पॉजिटिव वहाँ होगी जब थीटा छोटा होगा 90 डिग्री से। थीटा क्या होगा? छोटा 90 डिग्री से। जब थीटा 90 डिग्री से छोटा होगा वो कहाँ दिखाई दे रहा है? केवल ए पॉइंट पे दिखाई दे रहा है। यहाँ चेक करोगे तो इसको थोड़ा साफ कर दें, ये लो जी, ठीक है। जैसे सी पॉइंट है तो इस पर यदि हॉरिजॉन्टल बनाओगे तो एंगल कितना है? थीटा इज ग्रेटर देन 90 है, और थीटा यदि 90 से ज़्यादा है तो वहाँ क्या मिलेगा? वहाँ मिलेगा वेलोसिटी का नेगेटिव मान। तो थीटा छोटा कहाँ है? 90 से ए पॉइंट पे, तो बी ए कैसा होगा? वेलोसिटी एट पॉइंट ए पॉजिटिव, और ये कैसा होगा? वेलोसिटी एट पॉइंट ए, सॉरी कौन सा पॉइंट है वो? सी है, सी पे कैसा होगा? नेगेटिव। ठीक है जी, बात आया आपको समझ में? अरे बात आया समझ में? आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ जी, 3 तरह की इक्वेशन हमारे काम आती हैं। पहली बहुत ज़्यादा जो काम आने वाली है वो है स्ट्रेट लाइन की, और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में 2 इन्फॉर्मेशन होती हैं, एक स्लोप की और एक अंतःखंड की, मतलब इंटरसेप्ट की। 3 तरीके के इंटरसेप्ट होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, और 3 तरीके के स्लोप होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, 0। इस तरीके से हमारे पास 6 तरीके के ग्राफ बनते हैं, और इन ग्राफों की हेल्प से कोई भी यदि ग्राफ मिलेगा उससे इक्वेशन कैसे बनाएंगे, और इक्वेशन मिलेगी तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, इसके बेस पे जैसा कि हमने बताया आरपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है, और भी आ सकते हैं। तो समझते हैं धीरे धीरे। उसके बाद सेकंड इक्वेशन समझेंगे पैराबोला की, मतलब परवलय की, और उसके बाद
जो हमारा रेक्टेंगल पैराबोला है उसके बारे में बात करेंगे। देखो सबसे सिंपल जो इक्वेशन है सबको पता होगा, लाइन की इक्वेशन होती है, रेखा की समीकरण होती है, और ये होती है y बराबर mx प्लस सी। सबसे पहले तो ध्यान रखो ये एक लीनियर इक्वेशन है। क्या है ये? लीनियर इक्वेशन है। और किस इक्वेशन को आप लाइन की इक्वेशन कहोगे? जहां दोनों वेरिएबल की एक एक घात हो। बात को समझना, किसी ने दे दिया z बराबर 2y प्लस सी नॉट, तो आप कहेंगे क्या ये लाइन की इक्वेशन है? आप ये देखो कि वहां दो वेरिएबल है या नहीं है। हाँ सर दो वेरिएबल हैं z और y, क्या दोनों की इक्वेशन एक एक है? हाँ जी दोनों की इक्वेशन एक एक है, तो ये लीनियर इक्वेशन होगी या ये लाइन की इक्वेशन होगी। बात आया समझ में? तो दोनों की घात क्या होना चाहिए? एक एक होना जरूरी है। m जो है ये होता है स्लोप, और इस स्लोप को हम आपको बताया tan थीटा से बोलते हैं, इसी को m कहते हैं, और इसकी वैल्यू कितनी होती है जी? 3 होती हैं। पॉजिटिव कब होती है? जब थीटा छोटा होता है 90 डिग्री से। एक होती है नेगेटिव कब होती है? जब थीटा होता है 90 डिग्री से बड़ा। और जीरो कब होती है? जब थीटा बराबर क्या हो? 0 डिग्री या 180 डिग्री, जहां हमारा वेरिएबल में कोई बदलाव नहीं होता, दूसरे के साथ नो चेंज आता है। सी की वैल्यू भी 3 होती हैं, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव और एक जीरो। सर सी की वैल्यू चेंज होने से क्या फायदा है? देखो सी है क्या? सी है इंटरसेप्ट, मतलब अंतःखंड है। सी क्या है जी? अंतःखंड। कहाँ? बाई पर काटा गया अंतःखंड। पॉजिटिव अंतःखंड का मतलब क्या है? पॉजिटिव अंतःखंड का मतलब है कि यहां काटा गया अंतःखंड है, ये क्या है? प्लस सी। जीरो का क्या मतलब है? जीरो का मतलब ये है, जैसे पॉजिटिव का मतलब लाइन यहां से चालू होगी, नेगेटिव का जीरो का मतलब क्या है? कोई अंतःखंड है ही नहीं, ओरिजिन से चालू करना पड़ेगा। और नेगेटिव अंतःखंड का मतलब क्या है? आपको नेगेटिव वाई से चालू करना पड़ेगा। बात आया समझ में या नहीं आया? इंटरसेप्ट पॉजिटिव का मतलब प्लस बाई एक्सिस पे, इसको वैसे पूरा बोलते हैं बाई इंटरसेप्ट, बाई अंतःखंड। यदि सी पॉजिटिव है तो बाई में पॉजिटिव एक्सिस पे कहीं ना कहीं काटेगा। जीरो है तो जीरो से चालू होगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव से चालू होगा। आप कहेंगे सर मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हो या फिजिक्स पढ़ा रहे हो? क्वेश्चन आते हैं भाई सीधे, आप इसको अच्छे से समझ ले कि हम कह क्या रहे हैं। एम की वैल्यू ये बना रहे हैं हम जनरल ग्राफ। देखो जी ये हमने यहां काट दिया, तो एक बात समझ में आ जानी चाहिए कि पॉजिटिव इंटरसेप्ट है, ठीक है। दूसरी बात, यदि हमने ग्राफ ऐसे बनाया है तो आप देखेंगे कि हमारा हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कैसा है? थीटा इज लेस देन 90। इसका मतलब यहाँ स्लोप कैसा है? पॉजिटिव। कैसा स्लोप है? पॉजिटिव। और ये क्या है? यदि ये y है, यदि ये x है, तो बताइए इस ग्राफ की इक्वेशन कैसे बनाओगे? इस ग्राफ की इक्वेशन के लिए सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले हम ढूंढते हैं इंटरसेप्ट। पॉजिटिव है? यस सर पॉजिटिव है। दूसरा वेरिएबल कौन सा है? x है। स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? सर पॉजिटिव स्लोप है। और वेरी कौन सा वेरिएबल करता है? y करता है। ये लो जी इक्वेशन आया। चलो इसकी बना के दिखाओ, क्या बनाओगे? क्या बनेगा इसका इक्वेशन? यदि हम इसको y दे रहे हैं, यदि इसको हम x बोल रहे हैं, तो देखो अंतःखंड दिखाई दे रहा है कहीं? मतलब बाई पे ग्राफ कहीं काट रहा है? नहीं सर, जीरो पे काट रहा है। इसका मतलब c का मान कितना है? 0। वेरिएबल कौन सा है जिसके साथ बदलाव आ रहा है? x। स्लोप ग्राफ क्या बढ़ रहा है क्या, या फिर एंगल थीटा से छोटा है कि बड़ा है? सर छोटा है, तो प्लस है। किस में बदलाव हो रहा है? x के साथ y में। इक्वेशन आगे y बराबर mx। ओके चलो साहब अगला क्वेश्चन देखो। ये लो जी, ये आता है हमारा, कहाँ बनता है ये ग्राफ? आपको याद है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बनता है ये ग्राफ। बताएंगे अलग अलग मटेरियल के लिए बनता है। यदि ये y है, यदि x है, तो देखो c कहाँ इस बार? नेगेटिव है, तो माइनस c। चाहे c नॉट मान लो, c मान लो, माइनस आ गया। कौन सा वेरिएबल है? x। एंगल कैसा है? चाहे यहाँ एंगल बनाओ, यहाँ बनाओ, कहीं बनाओ, एंगल कैसा है? थीटा इज लेस देन 90, तो प्लस m। कौन सा वेरिएबल है?
जिसके सापेक्ष अपन देख रहे हैं, जिसमें बदलाव देख रहे हैं y। आपको कंफ्यूजन है तो सुन लो, x में परिवर्तन करते हैं और x के साथ y में क्या परिवर्तन आते हैं वो चेक करते हैं। तो y यहाँ आता है जिसमें परिवर्तन देखे जा रहे हैं, और यहाँ कौन सा आता है जिसके साथ परिवर्तन हो रहे हैं। ठीक है, चलिए अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट ये है, अगला कॉन्सेप्ट क्या है बताइए, इसका आंसर क्या लिखोगे आप, इसकी इक्वेशन क्या है जी, ये क्या है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। देखो अंत्यखंड कहाँ है, बिल्कुल सर पता लग गया, अंत्यखंड क्या है प्लस सी, तो हमने प्लस सी लिख दिया। यहाँ कौन सा वेरिएबल है सर, एक्स है जी। स्लोप कौन बताएगा इसका, सर हमको इसी पॉइंट पे चाहिए तो हमने यही टेंजेंट खींच दिया। हॉरिजॉन्टल भी कहाँ है, यही है, तो थीटा बराबर कितना 0 डिग्री, 0 डिग्री है तो टेन कितना सर, वो भी 0 डिग्री है, मतलब टेन थीटा कितना सर, वो भी 0 डिग्री। तो स्लोप कितना 0, तो गुणा कितने करना पड़ेगा 0 से। यहाँ क्या है y, तो y बराबर क्या आ रहा है c। इसका मतलब y बराबर कोई ना कोई कांस्टेंट दे रखा है, जैसे y बराबर 2, y बराबर 3, ऐसा कोई कांस्टेंट दे रखा है जिसकी वजह से ऐसा ग्राफ मिल रहा है। अगला क्वेश्चन बताओ, ये लो जी, क्या आंसर होगा सर। इसका बड़ा सिंपल सा है, यदि यहाँ हम देखें तो कौन सा एंगल बन रहा है, थीटा ग्रेटर देन 90, लेकिन उससे पहले तुमको ये चेक करना है कि सी कैसा है, पॉजिटिव, तो प्लस सी। वेरिएबल कौन सा है एक्स, एंगल कैसा है ग्रेटर देन 90 है तो माइनस एम आएगा, ओके, बराबर क्या है बाई, तो बाई बराबर माइनस एम एक्स प्लस सी। आप कहेंगे सर क्यों सिखा रहे हो, क्योंकि आरपीएससी 2022 का क्वेश्चन कैसे करोगे, ये नहीं सीखोगे तो मतलब देखो, अब हम खुद नहीं बताएंगे, हम खुद कुछ नहीं करेंगे, आप खुद क्वेश्चन को करके बताओगे। ये वेलोसिटी, ये x, ऐसा ही था ना आरपीएससी का क्वेश्चन, एक वेलोसिटी थी एक x था, और पूछा था कि एक्सेलरेशन बताओ क्या होगा। क्या पूछा था, एक्सेलरेशन बताओ क्या होगा। ये क्या है जी, इंटरसेप्ट, कितना मान लें प्लस सी नॉट, कुछ भी मान लो, तो क्या लिखोगे प्लस सी नॉट। कौन सा वेरिएबल है x। सर स्लोप कैसी है, थीटा इज लेस देन 90, इसका मतलब प्लस एम, और यहाँ क्या आ जाएगा v, y की जगह क्या आएगा v। तो ये इक्वेशन थी आपके वेलोसिटी की। हाँ सर ये तो समझ में आ गई, कौन सी बड़ी बात है। एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन है dv बटे dt, लेकिन यहाँ तो x है तो हमको x लाना पड़ेगा, तो हमने ऊपर नीचे dx का मल्टीप्लाई कर दिया। इस इक्वेशन से एक्सेलरेशन निकालने के दो तरीके हैं, और दोनों तरीके सिखा रहे हैं, आपको पता चलेगा कि कैसे निकालते हैं। हाँ जी, क्या इस इक्वेशन को ऐसे लिखा जा सकता है, dv बटे dx और dx बटे dt। हमने dt को इंटरचेंज कर दिया। यस सर। सर क्या dx अपॉन dt को वेलोसिटी लिख सकते हैं, यस सर। क्या dv अपॉन dx को एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, नहीं सर। ये बात भी सही है, नहीं लिख सकते। तो कुल मिला के एक्सेलरेशन निकालने के लिए वेलोसिटी की इक्वेशन का यदि x के रेस्पेक्ट में अवकलन कर दोगे, डिफरेंशिएशन कर दोगे, तो आंसर आ जाएगा। इसका अवकलन करो भाई। हाँ जी, x के रेस्पेक्ट में अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा m, कोई ना कोई कांस्टेंट, x तो हट जाएगा, और c का आंसर क्या आएगा, ये कांस्टेंट है तो 0। यहाँ क्या लिखा हुआ है b, हाँ जी m, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, दैट इज mx प्लस c। क्या है mx प्लस सी नॉट। हाँ जी, क्या पता लग रहा है m, हाँ जी मल्टीप्लाई करो, m स्क्वायर x प्लस m सी नॉट। ये तो क्या है, एक कांस्टेंट है, तो देखो क्या दिख रहा है सर, ये तो कांस्टेंट हो गया। तो a जो है वो x के साथ बदल रहा है, उसमें लिखा था रेखीय रूप में या पैराबोला शेप में। यदि दोनों वेरिएबल की घात 1 है तो हमने क्या बताया था, उसको लीनियर बोलते हैं, रैखिक बोलते हैं। तो त्वरण विस्थापन के साथ या दूरी के साथ रैखिक रूप में बढ़ रहा है। क्यों, क्योंकि x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाओगे त्वरण की वैल्यू भी वैसे वैसे बढ़ेगी। x बराबर 1 लिखोगे, 2 लिखोगे, 3 लिखोगे, जैसे ये बढ़ेगा वैसे ये बढ़ेगा।
ये होता है लेंदी मेथड। सीधा तरीका क्या है, देखो सीधा तरीका समझाते हैं। सीधा तरीका ये है, सर ये भले ही लाइन यहां काट रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जो रिलेशन है वो v प्रोपोर्शनल टू x का है। ये पता भी लग रहा है, देखो भाई हमको पता है ये काट रहा है, लेकिन इसको यदि यहां से बना लिया जाए ऐसे, तो हम सीधा सीधा लिख सकते हैं b प्रोपोर्शनल टू x। हाँ सर लिख सकते हैं। क्या b बराबर kx लिख सकते हैं? अरे सर लिख सकते हैं। तो ध्यान रखो, हमेशा ध्यान रखो, इतना लेंथी मेथड करने में बहुत टाइम लगता है और कैलकुलेशन मिस्टेक होने की संभावना है। कभी भी आपको b और x में रिलेशन गिवन हो और आपसे एक्सेलरेशन पूछ ले, तो आप इसका स्क्वायर कर दोगे, इसका डिफरेंशिएशन कर दोगे x के रेस्पेक्ट में। तो इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो, 2b dv/dx। यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा k स्क्वायर तो कांस्टेंट है 2x, ओके 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, v dv/dx। ध्यान रखना ये किसके बराबर होता है, एक्सेलरेशन के। तो एक्सेलरेशन आ गया k स्क्वायर x। यही तो हम समझा रहे हैं कि त्वरण दूरी के साथ रैखिक रूप से बदल रहा है। इसका मतलब जो त्वरण है वो प्रोपोर्शनल टू x के चल रहा है। कभी भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए और ले लो, हमको तकलीफ नहीं है। जैसे ये क्वेश्चन आ गया, क्या क्वेश्चन आ गया, ये दे दिया उसने, अभी हमने बताया नहीं हालांकि, पर हम उसके ऑप्शन पे बात कर रहे हैं, क्वेश्चन के ऑप्शन पे। या क्वेश्चन के ऑप्शन से बेटर ये रहेगा कि हम आपको कुछ अलग दे दें तो आपको तकलीफ नहीं होगा। जैसे आपको कोई क्वेश्चन दे दिया, फॉर एग्जांपल b बराबर 3x² और पूछ लिया व्हाट इज द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है। तो अधिकतर लोग क्या करते हैं, पहले v निकालेंगे, फिर dv/dx करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये तो इजी मेथड हो जाता है। लेकिन सोचो जब क्वेश्चन ऐसे आ जाए √x+2, तो वहां अपन को कैसे काम करना है। अब b बराबर √x+2 है और आपसे पूछ लिया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, त्वरण की मान क्या है, तो इसका dv/dx निकालना तो बहुत मुश्किल काम है, और मुश्किल भी है तो मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना पड़ेगा फाइनल। बेटर क्या है, बेटर ये स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर दिया, डिफरेंशिएशन करो x के रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में करोगे तो 1, ये आ जाएगा 0। तो क्या आंसर आ जाएगा, v dv/dx इक्वल टू 1/2, मतलब कांस्टेंट। क्या है ये होता है त्वरण। त्वरण कैसा आ रहा है, कांस्टेंट। सोचो यदि ये स्क्वायर होता तो यहाँ क्या आ जाता है स्क्वायर, यहाँ क्या आ जाता 2x, 2 से 2 कट जाता तो क्या आ जाता x, तो प्रोपोर्शनल टू किसके बराबर आ जाता, x के। इस तरीके से आ जाता, कुछ भी आ सकता है। तो आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है, स्क्वायर करके एक बार डिफरेंशिएशन करोगे सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, चलिए एग्जांपल देखिए। और ये है प्रतिबल और ये है स्ट्रेन, मतलब विकृति। जो फ्रेशर स्टूडेंट है नए, वो ये मत समझना सर हमको तो प्रतिबल और विकृति बताया ही नहीं। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो हम तो विस्थापन भी बताएंगे क्या होता है, दूरी भी बताएंगे क्या होता है, और त्वरण भी क्या होता है, सारी चीज़ें बताएंगे। लेकिन हमको क्या है कि यहाँ स्लोप का कॉन्सेप्ट समझाना है, इस वजह से हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। इसलिए यदि विकृति क्या है, प्रतिबल क्या है, ये आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, ये तो समझ में आ जाएगा। आप तो ये देखो कि हमने जो फॉर्मूला लिखा है इसका प्रत्यास्थता गुणांक, ये फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला है, इसको हम ई से शो करते हैं क्योंकि ये इलास्टिसिटी फैक्टर होता है, और इसका फॉर्मूला होता है प्रतिबल मतलब स्ट्रेस बटे स्ट्रेन मतलब विकृति। ओके, दो क्वेश्चन आपको दिए हैं, आपको दो मटेरियल दिए हैं, मटेरियल नंबर ए और मटेरियल नंबर बी, और इनके फॉर्चुनेटली एंगल भी दे दिए 30 डिग्री और 60 डिग्री। अब आपसे पूछ लिया बताइए क्या इलास्टिसिटी ए मटेरियल की ज़्यादा होगी या बी की,
नहीं सर जी, इलास्टिसिटी तो ए की कम होगी, बी की ज़्यादा होगी। सर हमको तो बराबर लग रही है दोनों की, या हमको कुछ नहीं पता सर, आप ही बताओ। इस तरीके से 4 ऑप्शन हैं जो स्टूडेंट जानते हैं सीधा जवाब दे सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है इसी में, दूसरा क्वेश्चन है, बताइए सर इलास्टिसिटी ए का क्या 3 गुना होगा इलास्टिसिटी ऑफ बी? नहीं सर जी, इलास्टिसिटी ऑफ बी होगा 3 गुना ए का। सर हमको तो दोनों इलास्टिसिटी बराबर ही लगती हैं, एंगल से क्या फ़र्क पड़ता है? या सर समझाओ तब बताएंगे। तो इसका हमको ऐसा लग रहा है सबके पास आंसर होगा। यहाँ y कौन है? प्रतिबल। यहाँ x कौन है? विकृति। इसका मतलब यदि हम tan थीटा चेक करें तो क्या आएगा? y/x, और y की जगह कौन है? प्रतिबल, और नीचे क्या है? विकृति। इसका मतलब ये क्या है? इलास्टिसिटी। तो ध्यान से समझो, tan थीटा किसके बराबर है? इलास्टिसिटी के। इसका मतलब tan थीटा इंक्रीज करोगे तो इलास्टिसिटी भी इंक्रीज होगी। और tan थीटा इंक्रीज कब होता है? जब थीटा ज़्यादा होगा तब tan थीटा ज़्यादा होगा, और जब tan थीटा ज़्यादा होगा तो इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी। चलो पहले क्वेश्चन का आंसर बता दो। कोण किसका ज़्यादा है? ए का। इसका मतलब थीटा ए इज ग्रेटर देन थीटा बी। इसका मतलब tan थीटा ए इज ग्रेटर देन tan थीटा बी। इसका मतलब इलास्टिसिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन इलास्टिसिटी ऑफ बी। तो पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, ये तो पता लग गया, लेकिन इसका पता कैसे लगाएं? इसका पता भी आप ही लगाओगे। आपने साफ साफ लिख रखा है कि tan थीटा क्या है? tan थीटा बराबर है E। तो देखो इलास्टिसिटी यदि A निकालेंगे तो वो बराबर किसके है? tan थीटा A के। और tan थीटा A की वैल्यू कितनी है जी? दैट इज 60 डिग्री, और 60 डिग्री tan में कितना होता है? √3। इसका मतलब EA कितना आ गया? √3। EB चेक करो, EB कहाँ से आएगा? सर ये तो tan थीटा B होगा। समझ में आ रहा है? EB क्या होगा? EB का मतलब ये जो ग्राफ है इसका स्लोप 30 डिग्री से आएगा, और y/x करना पड़ेगा। यहाँ कितना लिखोगे? 30 डिग्री। ये कितना आ जाएगा? 1/√3, दैट इज EB। अब बता दीजिए, यदि EA के नीचे EB का भाग लगा दिया जाए तो ऊपर कितना आ जाएगा? √3। नीचे कितना आ जाएगा? 1/√3। ये ऊपर जाता है तो 3, 1 EB का गुणा कर दीजिए, तो EA बराबर 3EB। ठीक है, ये आंसर है। आप जानते हैं ना इसको सॉल्व करना। जैसे कभी आपको ऐसा मिल जाए A/V C/D, तो D को ऊपर लाते हैं और B को नीचे लेके जाते हैं। ठीक है, तो इसको नीचे आप 1 मान लीजिए, तो 3 कहाँ चाहिए? √3 कहाँ जाएगा ऊपर, 1 कहाँ जाएगा नीचे। इस तरीके से इनको सॉल्व करते हैं। ठीक है।